अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो सेरिब्रम है। ठीक है, सेरिब्रम या सेरिब्रल कॉर्टेक्स या फिर सेरिब्रल हेमिस्फीयर जिसको कहते हैं। अच्छा, तो हमारे पास फोर ब्रेन का ये पार्ट होता है। फोर ब्रेन को अगर हम देखें तो उसको हम प्रोसेंसेफेलॉन भी कहते हैं। प्रोसेंसेफेलॉन के दो पार्ट्स होते हैं, डायंसेफेलॉन और टीलेंसेफेलॉन। डायंसेफेलॉन मैंने हाइपोथैलेमस की वीडियो में समझाया हुआ है, तो उसका लिंक नीचे दिया होगा, वो देख लें उधर जाके अगर नहीं देखी हुई। टीलेंसेफेलॉन के ऊपर आए तो टीलेंसेफेलॉन में हमारे पास दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं और साथ में बेसल गैंग्लिया होते हैं। हम लोग इधर सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को ज्यादा फोकस करेंगे। सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो एक होता है उसके चार लोब्स होते हैं। ठीक है, वो लोब्स आगे हम डिस्कस करेंगे। ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है और दोनों जो हेमिस्फेयर्स हैं वो आपस में जो है जुड़े होते हैं एक कमीशन से जिसको हम कहते हैं कॉर्पस कलोजम, और एक दूसरे से जो है तो अलग होते हैं फाक्स सेरिब्री। फाक्स सेरिब्री को जो है हम लॉन्गिट्यूडिनल सेरिब्रल फिशर भी कहते हैं और ये एक ड्यूरल एक्सपेंशन होती है ड्यूरा मैटर की, सही है। और इसके अंदर एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज भी रन कर रही होती हैं। अच्छा, यहाँ पे गायराई सल्काई का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। सल्काई जो होती है वो इन्वेजिनेशन होती है और गायराई जो है वो प्रोमिनेंसीज होती हैं। एक सल्कस जब बहुत ज्यादा डीप हो जाए तो उसको हम फिशर कहते हैं। जैसे एक लॉन्गिट्यूडिनल सेरिब्रल फिशर हमने पढ़ लिया जो कि हमारे पास दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के बीच में था। इसी तरह हमारे पास ट्रांसवर्स फिशर भी होते हैं जो कि हमारे पास ऊपर सेरिब्रम और नीचे सेरिबेलम इन दोनों के बीच में होता है। तो ये वाला जो है ये हमारे पास क्या होगा, ये ट्रांसवर्स फिशर होगा, सही है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा सेरिब्रम के ऊपर आते हैं। तो सेरिब्रम में हमें पता होना चाहिए कि जो आउटर लेयर होती है ना उसमें हमारे पास ग्रे मैटर बहुत ज्यादा होता है और वो आउटर कवरिंग होती है, उसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, सही है। अंदर व्हाइट मैटर होगा तो व्हाइट मैटर तो हमें पता है कि तीन तरह के होते हैं। ऊपर नीचे जो मिला रहे होते हैं वो ट्रैक्ट्स होते हैं, राइट लेफ्ट जो मिला रहे होते हैं वो कमिश्नर्स होते हैं जैसे ये है, और जो आगे और पीछे को मिला रहे हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रंटल लोब से टेम्पोरल लोब की तरफ आ रही है, फ्रंटल से ऑक्सीपिटल की तरफ जा रहे हो तो वो एसोसिएशन फाइबर्स होते हैं, सही है। तो ये हमने व्हाइट मैटर ग्रे मैटर का कॉन्सेप्ट भी देख लिया। इसके बाद हम लोब्स की तरफ अगर आए तो इसके अंदर कुछ मेन सल्काए होते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास इस सेरिब्रल हेमिस्फीयर को चार लोब्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला एक है सेंट्रल सल्कस। ये हमारे पास ऐसे पड़ा होता है जैसे आप अपने सर पे क्राउन अगर पहन लेना तो वो जहां पे होगा वहां पे ही होता है, ठीक है, फ्रंटल और पैराइटल लोब के बीच में। तो इसके आगे फ्रंटल लोब आ जाएगा, इसके पीछे पैराइटल लोब आ जाएगा। इसी के नीचे हमारे पास लैटरल सल्कस भी गुजर होगा। ये लैटरल सल्कस बहुत डीप होता है तो इसको हम कभी कभी फिशर भी कह रहे थे, तो इसका एक और नाम होता है सिल्वियन फिशर, ठीक है। इसके नीचे टेम्पोरल लोब होगा और पीछे एक होता है पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस जिसके पीछे हमारे पास ऑक्सीपिटल लोब होता है। इसके अंदर छोटे छोटे भी सल्काए गायराए होते हैं, उसका मैं पेज अटैच कर लूंगा, वो आप खुद ही देख लें, लेकिन उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो इधर भी बने हुए जैसे ये है, तो ये आप बस खुद ही देख लें, सही है। अच्छा, इसी तरह जब हम ये लैटरल सल्कस को खोलते हैं तो इसके अंदर हमें एक और लोब मिलता है, वो फंक्शनल लोब होता है, उसका हम इंसुला भी कहते हैं, सही है। इसका फंक्शन फिर आगे हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद फिर जो है तो अगर हम मीडियल साइड पे जाएं ना, यानी कि ये दो हेमिस्फेयर्स है ना, एक मैंने हटा लिया और उस मीडियल साइड में देख रहा हूं, इधर मुझे कॉर्पस कोलोजम मिलेगा और बाकी सारा जो है तो मिलेगा ब्रेन। तो उधर के अभी हम थोड़े से पढ़ते हैं एरियाज, ये थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे बीच में तो हमें कॉर्पस कोलोजम मिलेगा। कॉर्पस कोलोजम के बाद जो गायरस होता है जिसने उसको कवर किया होता है आगे से शुरू होते हैं पीछे तक जाते हैं, इसको हम कहते हैं सिंगुलेट गायरस, सही हो गया। सिंगुलेट गायरस के आगे हमारे पास सुपीरियर फ्रंटल गायरस होता है, फ्रंटल लोब वाला। अच्छा, इधर के बाद फ्रंटल लोब का जो आखिरी गायरस होता है उसको हम कहते हैं प्री सेंट्रल गायरस, और पैराइटल का जो पहला होता है उसको हम कहते हैं पोस्ट सेंट्रल गायरस। इन दोनों का जो मीडियल एंड होता है ना, प्री सेंट्रल और पोस्ट सेंट्रल गायरस का, इन दोनों के मीडियल एंड जो है वो मिलके हमारे पास पैरासेंट्रल लोब्यूल बना देते हैं, सही है। इससे पहले आपने वो वाला पेज जरूर देखना है, आप नोट्स खोलेंगे नीचे लिंक से और उधर पेज मैंने डाला होगा ऑर्डर में, और वो आपने जो है गायराई सल्काई वाला पेज देख लेना, फिर आपको ये बातें समझ आ जाएंगी, ठीक है। प्री सेंट्रल और पोस्ट सेंट्रल का जो मीडियल एंड होता है वो सेम होता है और वो हमारे पास पैरासेंट्रल लोब्यूल है। तो मैं कहता हूं अगर ये एरिया जो है इससे लैटरल जाएंगे तो सारा ये प्री सेंट्रल होगा, ये पोस्ट सेंट्रल होगा, तो ये कौन सा सल्कस होना चाहिए, ये सेंट्रल सल्कस होगा, सही है। अच्छा, इसके बाद प्री क्यूनियस आ जाता है, क्यूनियस आ जाता है, लिंगुअल गायरस आ जाता है। हमें इधर जो है एक और चीज की जरूरत है कि इधर जो सल्काएं हैं वो देख लें हम। तो कॉर्पस कैलोजम के बाद जो सल्कस आएगा उसको हम कैलोजल सल्कस कहेंगे। सिंगुलेट के बाद जो आएगा ये एस शेप्ड, ये हमारे पास सिंगुलेट सल्कस बन जाएगा। प्री क्यूनियस और क्यूनियस के बीच में पैराइटो ऑक्सीपिटल होगा और क्यूनियस और लिंगुअल के बीच में कैलकरीन होगा। कैलकरीन याद रखना, ये आगे जो है इंपॉर्टेंट होगा, बाकी खैर है अगर नहीं भी होते, सही है। अच्छा, ये नीचे एक वो चीज है, ये भी समझ लें आगे काम आएगी हमारे पास। ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, सही है। इसको हमने एक इस तरह कट किया है, यानी ये है हमारे पास दोनों हेमिस्फेयर्स, तो इस तरह हमने कट किया। आगे से हम देख रहे हैं एक कोरोनल व्यू देख रहे हैं इसका। अच्छा, तो कोरोनल व्यू देख रहे हैं तो हमारे पास ये जो है ना, मैं कहता हूँ कि ये सारा मोटर एरिया है, सही है। मोटर एरिया, मोटर एरिया हमारे पास होता है फ्रंटल लोब में, इसको हम कहते हैं प्री सेंट्रल गायरस में, इस जगह पे, सही है। तो ये सारा मोटर एरिया है ना। अब ब्रेन का कौन सा पार्ट कौन सी बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है,
उस चीज को हम कहते हैं हेमनकलस। तो इधर हम देखें, अगर ये टांग शुरू हो रही है इस तरह, ये ट्रंक आ गया, ये सारा हाथ आ गया, ये सारा मुंह आ गया, ये टंग आ गई और ये फेरिंक्स लैरिंक्स आ गया। तो सबसे ज्यादा एरिया किस चीज का है? हाथ का। ये हाथ का क्यों है? क्योंकि हमारे पास हाथ में फाइन मोटर मूवमेंट्स बहुत ज्यादा चाहिए होती हैं। तो जिस जगह पे मोटर मूवमेंट ज्यादा चाहिए होंगी उस जगह को ज्यादा जो है तो इनपुट जा रही होगी ब्रेन से। तो इसलिए जो है तो हम कहते हैं कि हेमनकलस में बहुत ज्यादा पार्ट होता है किस चीज का? हाथ का, क्योंकि यहाँ पे फाइन मूवमेंट्स होती हैं। और जहां पे छोटा छोटा है उसका मतलब वहां पे ग्रोस मूवमेंट्स होंगी। तो ये जो है तो जनरल चीजें हमने पढ़ ली। अब हम थोड़ा लोब्स के ऊपर आते हैं। तो पहला लोब है हमारे पास फ्रंटल लोब। ठीक है, फ्रंटल लोब जो है तो नाम से पता चल रहा है फ्रंटल बोन के नीचे होगा। इसका मेन काम जो होता है, एक तो ये जो है ना हमारे पास मूवमेंट्स में काम करता है, और क्या करेगा? मेमोरी फॉर्मेशन करेगा। मेमोरी स्टोरेज नहीं, सिर्फ फॉर्मेशन। ठीक है, इमोशंस में हेल्प कर रहा होता है, डिसीजन मेकिंग, रीजनिंग, और एक बंदे की पर्सनैलिटी, जितने भी उसके नॉर्म्स है ना, ठीक है, रिलीजियस नॉर्म, सोशल नॉर्म, कल्चरल नॉर्म, सारे इधर होंगे। ठीक है, तो एक एक जो है तो इसमें हम अब जो है तो एरियाज देखेंगे। ये हमारे पास सेंट्रल गायरस, सेंट्रल सल्कस है, ये ग्रीन वाला। तो इसके आगे सारा ये फ्रंटल लोब है। फ्रंटल लोब में हमारे पास सबसे पहला जो एरिया आता है ना, ये वाला, ये होता है प्राइमरी मोटर एरिया। प्राइमरी मोटर एरिया, सही है। अच्छा, प्राइमरी मोटर एरिया के बिल्कुल आगे हमारे पास पड़ा होता है प्री मोटर एरिया। प्री मोटर एरिया के ऊपर यानी कि जो मीडियल साइड है इधर होगा सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। उससे आगे हमारे पास आ जाती है फ्रंटल आई फील्ड, उसके नीचे ब्रोकाज एरिया, और आगे बहुत बड़ा सा एक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पड़ा होता है। ये जो दो मोटर एरिया है ना, प्राइमरी मोटर एरिया और प्री मोटर को सेकेंडरी एरिया भी कहते हैं। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी मिलके हम इनको प्री सेंट्रल एरिया भी कह सकते हैं। अच्छा, इधर एक और चीज हमें बताना चाहिए कि ब्रॉडमैन एरिया क्या होते हैं। तो एक बंदा था ब्रॉडमैन जिसने 1909 में ब्रेन को, बल्कि कॉर्टेक्स को 52 पार्ट्स में डिवाइड किया था और उनको नंबरिंग दे दी थी। ठीक है, तो इसलिए अब हम कुछ जो है तो इंपॉर्टेंट जगहों को के नंबर्स याद रखते हैं। तो प्राइमरी मोटर एरिया से जो करते हैं, इसका ब्रॉडमैन एरिया है 4। ठीक है, ये इसका मेन काम क्या होता है? इधर से हमारे पास कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स और कॉर्टिकोबल्बर ट्रैक्ट शुरू होते हैं। तो कॉर्टिकोस्पाइनल तो हमें पता है कि वो ऑपोजिट साइड पे जाके मूवमेंट कराएंगे, और कॉर्टिकोबल्बर क्या करते हैं कि वो दोनों साइड पे मूवमेंट कराते हैं थ्रू द क्रेनियल नर्व्स। तो हमें पता है कि आइसोलेटेड मूवमेंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड, ये क्या होगा? कॉर्टिकोस्पाइनल। और बायलेटरल मूवमेंट्स होंगी कॉर्टिको न्यूक्लियर या फिर कॉर्टिको बल्बर। सही है, इसमें कौन कौन सी मूवमेंट्स आ जाती हैं? एक्स्ट्राक्युलर, फेस की, टंग और टंग के मसल्स की, और फेरिंक्स और लैरिंक्स की। सही है। और जो हेमनकलस है वो इन्वर्टेड, जैसे हमने देख लिया था कि मीडियल साइड पे ऊपर की तरफ जो है टांगे हैं, और फिर इस तरह जो है तो सारा बॉडी आ रहा था हेमनकलस जो भी हमने देखा था। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी मोटर एरिया। सेकेंडरी मोटर एरिया की अगर हम बात करें ना, ब्रॉडमैन एरिया, इसमें 6, 4, 44 और 45 का कुछ पार्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये मेन काम क्या होता है कि जब भी हम कोई काम करते हैं ना, तो उसके बाद उस काम को एज पास्ट एक्सपीरियंस स्टोर करना इसका काम होता है। यानी कि वो जो एक पहली बार हम करते हैं हमसे नहीं हो रहा होता, लेकिन दूसरी बार हमें जो है तो याद आ रहा होता है कि पहली बार हमने कैसे किया था, तो वो इसका काम होता है। सही है, यानी कि पास्ट एक्सपीरियंस ये बढ़ाता है। अच्छा, ये भी जो है प्राइमरी मोटर एरिया वाले काम कर सकता है, यानी कि जो है तो हमारे पास मूवमेंट्स करा सकते हैं, लेकिन इसको स्टिमुलस जो है तो एज कंपेयर टू प्राइमरी मोटर एरिया ज्यादा चाहिए होता है। तो एक अगर जनरल कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी मोटर एरिया आइसोलेटेड मूवमेंट्स कराता है। ठीक है, जबकि सेकेंडरी मोटर एरिया कोर्स पोस्चरल मूवमेंट्स कराते हैं, यानी कि बड़ी ग्रॉस मूवमेंट्स कराते हैं। सही हो गया। इसके बाद ये जो सप्लीमेंट्री मोटर एरिया, ये मेनली होता है रिफ्लेक्सेस के साथ। जो बच्चों में रिफ्लेक्सेस होते हैं ना, बच्चों वाले प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, उनके साथ इसका काम होता है। और दूसरी चीज क्या है कि इसमें जो है तो हमारे पास 4 पॉइंट मूवमेंट्स जो है, जैसे हम क्लाइंबिंग कर रहे हों, या फिर हम जो है तो टॉडलर जैसे रेंग रहा होता है, तो वो सारी चीजें इसमें आ जाती है जो 4 पॉइंट मूवमेंट्स होती हैं, एक्सियल मूवमेंट्स। सही है, तो इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, इसलिए मैंने इधर नहीं किया। तो आगे आ जाते हैं फ्रंटल आई फील्ड। फ्रंटल आई फील्ड के बारे में एक चीज याद रखनी है कि ये जो है हमारे पास एक्स्ट्राक्युलर मूवमेंट, जो आई की मूवमेंट्स है, उनमें हेल्प करता है। अगर राइट साइड की फ्रंटल आई फील्ड एक्टिव होगी तो दोनों आंखें लेफ्ट साइड पे जाएंगी। ठीक है, और अगर लेफ्ट वाली एक्टिव होगी तो दोनों आंखें राइट की तरफ आएंगी। ये चीज हो गई। अच्छा, और इसमें सुपीरियर कॉलिकुलस जो है तो इन्वॉल्व होगा साथ में। दूसरी चीज क्या है कि ये हमारे पास वॉलेंट्री होता है, यानी कि हम लोग इसको कंट्रोल्ड मूवमेंट कहते हैं, यानी खुद जो मूवमेंट्स करते हैं ना, तब हमारे पास फ्रंटल आई फील्ड काम कर रही होगी। इसी तरह हम पीछे देखेंगे एक ऑक्सीपिटल आई फील्ड भी होगी, वो भी यही काम कराती है, लेकिन वो हमारे पास रिफ्लेक्स सेक्शन होता है, यानी कि वो ब्रेन खुद ही कर रहा होता है। ठीक है, और ये हम खुद कर रहे होते हैं। अच्छा, ये हो गया। इसमें एक और चीज क्लिनिकली अगर हम देखें कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि राइट फ्रंटल आई फील्ड का लीजन आ गया है, तो आंखें लेफ्ट साइड पे नहीं जा सकेंगी, तो आंखें किधर डिविएट होंगी? राइट साइड पे। तो डिविएशन जो है टुवर्ड्स द साइड ऑफ लीजन होगी फ्रंटल आई फील्ड के केस में। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास ब्रोकाज एरिया होता है। ये ब्रोकाज एरिया स्पीच एरिया होता है हमारे पास।
ये हमारे पास क्या करता है, ये फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स करता है। फॉर्मेशन हमारे पास जो अगर मैंने कुछ बोलना है, मैं बोल रहा हूं ना, ठीक है, तो ये ब्रोकास एरिया वर्ड्स बना रहा है, इधर से फिर ये इंपल्सेस भेजता है प्राइमरी मोटर एरिया को। प्राइमरी मोटर एरिया में हमने देखा था कि इधर फेरिंग्स लैरिंग्स का एरिया था, वहां से फिर इनपुट जाता है नीचे जो है तो फेरिंग्स और लैरिंग्स को, और उधर फिर जो है तो मूवमेंट्स के थ्रू हमें बोल सक रहा हूं। तो ये ब्रोकास एरिया इस तरह बुलवा रहा होता है। ब्रोकास एरिया का ब्रॉडबैंड एरिया 44-45 होते हैं, और ये जो है हमारे पास कहां पे होगा, ये देखो ये एरिया जो है तो ये इंफीरियर फ्रंटल गायरस है, ये मिडिल फ्रंटल गायरस है, ये सुपीरियर फ्रंटल गायरस है, तो इंफीरियर फ्रंटल गायरस में होगा। और ये हमेशा जो है तो डोमिनेंट हेमिस्फीयर में ज्यादातर होते हैं, और डोमिनेंट ज्यादातर कौन सा है, लेफ्ट हेमिस्फीयर, क्योंकि ज्यादातर लोग राइट हैंडेड होते हैं। अच्छा, ये भी हो गया। इसके बाद है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, सारा ये आगे वाला। इसमें जितनी भी हमारे पास जो पर्सनैलिटी होती है, जजमेंट होती है, इनिशिएटिव टेकिंग होती है, वो सारा इसमें आता है। तो हमने मीडियल साइड पे देखा था, मीडियल साइड वाले में कि इस तरह एक सिंगुलेट गायरस था ना, तो सिंगुलेट का गायरस का भी एंटीरियर पार्ट इसमें आ रहा होगा। ये जो तीन मैंने इधर बताया, सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर, फ्रंटल, ये भी आ रहे होंगे। और नीचे की तरफ क्योंकि इधर जो है तो हमारे पास एक क्या पड़ा होता है, बल्ब पड़ा होता है ना, और फैक्ट्री बल्ब, तो उसका भी जो है तो हमारे पास एक ऑर्बिटल गायराए होते हैं, तो वो भी इसमें है पार्ट ले रहे होते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में। तो ये सारा था फ्रंटल लोब के बारे में। फ्रंटल लोब के बाद है हमारा पैराइटल लोब। तो पैराइटल लोब जो है हमारे पास पैराइटल बोन के नीचे होगा। इसमें हमारे पास सेंसेशंस और प्रोप्रियोसेप्शन आती हैं, किस चीज के लिए, एसोसिएशन के लिए। तो इसमें तीन मेन एरियाज होते हैं, प्राइमरी सोमैटोसेंसरी एरिया, सेकेंडरी सोमैटोसेंसरी एरिया और सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया। ठीक है, प्राइमरी एरिया जिसको हम S1 भी कहते हैं, इसमें हमारे पास ब्रॉडबैंड एरिया 3, 1 और 2 होते हैं। ठीक है, पोस्ट सेंट्रल गायरस है, देखिए सेंट्रल है ना ये वाला सेंट्रल सल्कस, तो इसके बाद है तो पोस्ट सेंट्रल गायरस। अच्छा, इसमें हमारे पास मेनली टैक्टाइल और प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फो की प्रोसेसिंग होती है। इसके बिल्कुल नीचे यानी कि लैटरल पार्ट है ये। ठीक है, तो लैटरल पार्ट में हमारे पास क्या पड़ा होगा, सेकेंडरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये नीचे कौन सा सल्कस है या फिशर है, लैटरल फिशर है ना, तो लैटरल फिशर के सुपीरियर लिप में, अगर नीचे होगा तो इंफीरियर होना चाहिए था, अभी ऊपर है तो इसलिए हम कहते हैं सुपीरियर लिप में हमारे पास लैटरल फिशर की ये पड़ा होता है। बहुत छोटा होता है, इसकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है, और ये ज्यादातर रिस्पॉन्स देता है जो हमारे पास इस तरह टैप हो या फिर ब्रश स्ट्रोक्स हो, इस तरह की जो हमारे पास सेंसेशंस होती है उनके लिए काम करता है। इसके बाद ये जो बाकी सारे का सारा पैराइटल लोब है ना, ठीक है, इसका हम सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया कहते हैं, यहाँ पे पैराइटल कॉर्टेक्स भी कहते हैं, जहां पे सारी की सारी हमारे पास एसोसिएशन हो रही होती है। इसमें जितने भी हमारे स्टिमुलाई है ना, चाहे वो विजुओ मोटर हो, यानी कि ये ज्यादातर क्या काम करते हैं कि जितने भी हमारी प्रोप्रियोसेप्शन थी और बॉडी की इन्फो थी, उसको बाकी स्टिमुलाई के साथ जो है कोऑर्डिनेट करता है। जैसे कि हमारी आंखों का स्टिमुलस है, तो आंखों की जो हमारे पास सेंसेशंस होंगी उनके साथ मिला के कोऑर्डिनेट करके हमारी बॉडी पोजीशनिंग और ओरिएंटेशन में हमें हेल्प करेगा कि हमारी बॉडी को कैसे होना चाहिए और वो अभी कैसी है। सही है, तो ये सारा था पैराइटल लोब। पैराइटल लोब में सारा कुछ जो है सेंसरी रिलेटेड था, फ्रंटल लोब में सारा कुछ मोटर रिलेटेड था। ऑक्सीपिटल लोब की तरफ आए तो ऑक्सीपिटल लोब मेनली जो है विजुअल प्रोसेसिंग कर रहा होता है। इसमें एक होता है प्राइमरी विजुअल एरिया, एक होता है सेकेंडरी विजुअल एरिया, और एक होता है ऑक्सीपिटल आई फील्ड। प्राइमरी विजुअल एरिया का अगर मैंने देखें, ब्रॉडबैंड एरिया 17 होता है, और ये कैल्केरीन सल्कस की पोस्टीरियर वॉल में होते हैं। कैल्केरीन सल्कस मीडियल साइड में हमने देखा था, आखिरी वाला, वो जाके फिर से देख लें, कैल्केरीन सल्कस। सही है, तो कैल्केरीन सल्कस की पोस्टीरियर वॉल में होगा। ये हमारे पास क्या काम करते हैं, विजन में हेल्प करता है। एक चीज को हम देखते हैं, उसका साइज बताएगा, कलर बताएगा, मोशन बताएगा, डायमेंशन बताएगा, लेकिन उसकी जो है तो रिकग्निशन में काम नहीं करेगा। ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस से रिकग्निशन नहीं करेगा, सिर्फ उसके जो है तो हमें फिजिकल अपीयरेंस बताएगा। अच्छा, होता क्या है, होता ऐसे है कि हमारे पास आंखें हैं ना, इधर आ जाए आंखें, ठीक है, इधर ये हमने ऑप्टिक ट्रैक्ट जैसे पढ़ा हुआ है कि नेजल साइड वाले जो हैं तो नेजल सारे दूसरी तरफ चले जाते हैं कॉन्ट्रालेटरली, और जो हमारे पास टेम्पोरल हैं वो इप्सिलेटरली आते हैं। तो ये नेजल वाले कॉन्ट्रालेटरल साइड से आ रहे हैं, और ये जो टेम्पोरल वाले हैं ये इप्सिलेटरली आ रहे हैं। इधर ये लैटरल जेनिकुलेट बॉडी पे लग जाएंगे, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी पे बाद इधर टेम्पोरल लोब होगा, और इधर जो है तो ऑक्सीपिटल लोब होगा। तो टेम्पोरल लोब से होते हुए ये पीछे जाएंगे ऑक्सीपिटल लोब में, और उधर जाके जो है तो हमारे पास कैल्केरीन सल्कस के अंदर होगा प्राइमरी विजुअल एरिया, उधर जाके लग जाएंगे। अच्छा, तो एक और चीज याद रखनी है कि हमारे पास विजुअल फील्ड, जैसे हमने ऑप्टिक नर्व में पढ़ा भी था ना, कि जो राइट साइड पे है आंख का, तो वो लेफ्ट साइड की विजुअल फील्ड को जो है तो बना रही होती है। तो लेफ्ट साइड वाली जो होगी वो राइट कॉर्टेक्स पे आएगी। इसी तरह ऊपर नीचे का भी होता है, अगर ऊपर से ऊपर वाला जो जगह है उसमें क्या होगी, नीचे की फील्ड होगी, तो नीचे की फील्ड कहां पे जाएगी, कैल्केरीन वॉल के ऊपर। सही है, तो ये इन्वर्टेड होता है सारा, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। अच्छा, एक और चीज, रेटिना में हमारे पास जो है सेंट्रल एरिया होता है जिसको हम कहते हैं मैक्यूला ल्यूटाई।
ये हमारे पास जो है बहुत ज्यादा इन्फो वाला एरिया होता है, ठीक है। इसमें जो है तो हमारे पास बहुत ज्यादा पिक्सल होते हैं, तो इसके लिए पूरा जो कॉर्टेक्स होता है ना, इधर कॉर्टेक्स है ना इस तरह, तो ये इसका 1, 2 और 3 पार्ट्स में अगर डिवाइड करूं तो ये सारा पोस्टीरियर 1/3 जो है ना वो सिर्फ एक मैक्यूला ल्यूटाई के लिए जो है तो उन्होंने रखा होता है, क्योंकि उधर जो है तो हमारे पास विजुअल कॉर्टेक्स के लिए प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा होनी ज़रूरी होती है। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी विजुअल एरिया। सेकेंडरी विजुअल एरिया की अगर तरफ आए तो ये अगर ये है ना प्राइमरी, तो इसको मीडियली भी और इसको लैटरली भी जो है सेकेंडरी ने कवर किया होता है। इनको हम कहते हैं ब्रॉडबैंड एरिया से 18 और 19। होता क्या है कि थैलेमस से जो है इन्फो आ रही होती है सेकेंडरी में, और प्राइमरी से भी आ रही होती है, और ये क्या करता है, ये पास्ट एक्सपीरियंस से बताता है कि ये क्या, ये कौन है, ये क्या चीज है। यानी कि जितने भी हम रिकॉग्निशन करते हैं वो हमारी सेकेंडरी विजुअल एरिया करा रहा होता है, और जितने भी हमारे फिजिकल अपीयरेंस है वो हमारा प्राइमरी विजुअल एरिया बता रहा है, ठीक है। आखिरी चीज ऑक्सीपिटल आई फील्ड, ये फ्रंटल आई फील्ड की तरह होती है, यानी कि ये क्या करेगी कि हमारे पास ऑपोजिट साइड की मूवमेंट्स कराएगी। अगर राइट साइड की एक्टिव है तो लेफ्ट साइड पे आंखें जो है जाएंगी, और ये हमारे पास, लेकिन इसमें फ्रंटल आई फील्ड से जो है डिफरेंस क्या है कि ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स है, ये हम खुद कंट्रोल नहीं करते। जब हम कभी कभी बैठे हो और हमारी आंखें खुद ब खुद किसी परिंदे की तरफ जो है देख रही हो, परिंदा जहां पे भी जा रहा हो हमारी आंखें उसको ट्रेस कर रही हो, लेकिन हम लोग कुछ सोच रहे हो, तो वो हमारे पास ऑक्सीपिटल आई फील्ड का काम होता है, सही है। वो हम खुद कंट्रोल नहीं कर रहे होते। इसके बाद है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब टेम्पोरल बोन के नीचे होगा, कान के पास है, तो ये हमारे पास ऑडिशन में हेल्प करेगी। तो इसमें प्राइमरी ऑडिटरी होता है, सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया होता है, और साथ में एक इंपॉर्टेंट एरिया है वर्निकीज एरिया। अच्छा, प्राइमरी ऑडिटरी एरिया हमारे पास कहाँ पे है, जो लैटरल सल्कस था ना, ये लैटरल सल्कस, इसकी इंफीरियर वॉल में, सुपीरियर वॉल में क्या था, सेकेंडरी सोमैटोसेंसरी, और इसमें इंफीरियर वॉल में क्या है हमारे पास, प्राइमरी ऑडिटरी एरिया। प्राइमरी ऑडिटरी एरिया 41 42 है। होता क्या है कि कान से हम सुनते हैं, उधर से थैलेमस में मीडियल जेनिकुलेट बॉडी में, और उधर से फिर प्राइमरी ऑडिटरी एरिया में आ जाता है। अच्छा, प्राइमरी ऑडिटरी एरिया को एंटीरियर पार्ट जो है वो लो फ्रीक्वेंसी साउंड के लिए होता है, और पोस्टीरियर वाला हाई फ्रीक्वेंसी साउंड के लिए होता है, ठीक है। तो ये सारा हमारे पास एक पाथवे है। इससे पहले हम सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया देख लेते हैं। तो पोस्टीरियर टू द प्राइमरी पड़ा होता है, थोड़ा सा उससे पीछे, और ये भी क्या करेगा, सेकेंडरी है, तो हमारे पास ये साउंड को बाकी स्टिमुलाई के साथ इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, यानी हमारे विजुअल के साथ और हमारे सोमैटो सेंसेशंस के साथ। तो एयर से थैलेमस में, थैलेमस से प्राइमरी में भी जा सकते हैं, सेकेंडरी में भी जा सकता है। प्राइमरी वाला आगे सेकेंडरी में भेजेगा, और वो फिर जो है तो विजुअल और सोमैटो सेंसरी के साथ कोऑर्डिनेट कराएगा, सही है। आखिरी जो हमारे पास जो मेन एरिया है वो है वर्निकीज एरिया। तो वर्निकीज एरिया हमारे पास सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में होगा। ये टेम्पोरल लोब है ना, तो इसमें हमारे पास ये ऊपर वाला गायरस जो है ये सुपीरियर टेम्पोरल गायरस होगा। यहाँ पे ये पड़ा होता है और लेफ्ट हेमिस्फीयर में होता है। मेन इनका काम क्या होता है कि ये ब्रोकाज एरिया के साथ मिला होता है। ब्रोकाज एरिया हमारे पास बोलने में हेल्प करता है, और वर्निकीज एरिया हमें समझने में हेल्प करता है। जब भी मैं बोल रहा हूँ तो मेरा ब्रोकाज एरिया काम कर रहा है, आप लोग सुन के समझ रहे हैं, आप लोगों का वर्निकीज एरिया काम कर रहा होगा। इन दोनों को आपस में आर्क्यूएट फेसिकुलस जोड़ रहे होते हैं, सही है। और इसमें एक और चीज होती है प्राइमरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स, ये भी टेम्पोरल लोब में होती है, लेकिन ये नॉट सुपरफिशियल नहीं होती, तो हमें इस तरह नजर नहीं आती। अच्छा, इसके बाद कुछ और एरियाज हैं जो जरूरी हैं, वो है ये पहला एक टेस्ट एरिया। तो टेस्ट एरिया जो है इसको हम गस्टेटरी कॉर्टेक्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये पोस्ट सेंट्रल गायरस जो है हमारा, जो हमारे पास पोस्ट सेंट्रल गायरस कौन सा, ये वाला, ये सारा जहाँ पे हमारे पास ये वो है प्राइमरी सोमैटोसेंसरी, सेकेंडरी सोमैटोसेंसरी, तो इसके एंड पे हमारे पास टेस्ट एरिया भी होता है, सही है। तो टेस्ट एरिया कैसे पड़ा होगा हमारे पास, इसका पाथवे सॉरी, तो न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस पे टेस्ट आ रहा होता है ना, डिफरेंट नर्व्स के थ्रू, क्रेनियन ऑफ 7 के थ्रू, क्रेनियन ऑफ 9 के थ्रू, तो वो हमने सारा क्रेनियन नर्व्स में पढ़ा हुआ है। तो न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस से आ जाएगा। क्रेनियन नर्व्स का भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वो भी आप देख लेंगे नहीं देखा हुआ। तो उधर से फिर जो है तो आगे वेंट्रोपोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस में जाएगा, और फिर उधर से टेस्ट एरिया में आ जाएगा। तो ये सारा इसका पाथवे था। इसके बाद है वेस्टिबुलर एरिया। ये हमारे पास पोस्ट सेंट्रल गायरस के जो फेस एरिया होता है, हमने जो है तो इसमें देखा था, ये फेस एरिया ना, तो इसके आसपास पड़ा होता है, सही है। तो फेस एरिया के आसपास होता है, और ये पोस्चर और वर्टिकलिटी ऑफ द बॉडी में काम करता है। इंसुला जो मैंने बताया था कि ये लैटरल सर्कस के पीछे होता है, बेरिड होता है, तो ये हमारे पास जो स्पीच मूवमेंट्स हैं उनकी प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर रहा होता है। अब इधर कुछ जो है तो वो है एरियाज की डिफॉर्मिटीज। अगर ब्रोकाज एरिया खराब हो जाएगा तो स्पीच हमारी खराब हो जाएगी, इसको हम कहते हैं एक्सप्रेसिव अफेजिया। वर्निकीज खराब हो जाएगा तो कंप्रीहेंशन खराब हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं रिसेप्टिव अफेजिया। अगर दोनों खराब हो जाएं तो
स्पीच भी खराब, कंप्रीहेंशन भी खराब, उसको हम कहेंगे ग्लोबल अफीजिया। इसके अलावा एक और होता है कंडक्शन अफीजिया, जिसमें एरियाज तो ठीक होते हैं, बंदा खुद भी सही बोल सकता है, लेकिन उसको अगर आप कुछ कहें कि ये रिपीट करें, वो रिपीट नहीं कर सकेगा। अगर कोई बंदा रिपीट नहीं कर सकता तो उसको क्या कहते हैं, कंडक्शन अफीजिया। ठीक है, तो ये आज के लिए जो है हमारा इस सेरिब्रम का टॉपिक इसमें कवर हो गया। इसमें अगर आपको कोई भी मसला हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप नीचे जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और इसके नोट्स जरूर पढ़ें क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।